नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये लेके चल रहे हैं यहाँ पर एक परसेंटेज की सीरीज़, जिसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको। यहाँ सवाल हम लोग पिछले जो सवाल मैंने कराए हैं उन्हीं से आगे और कंटिन्यू एक सवाल किया है। थोड़ा इंग्लिश में यहाँ प्रिंटिंग एरर था, ये थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग था, तो यहाँ मैंने इसको करेक्शन कर दिया। हिंदी में एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि 23.33% की वृद्धि हो जाती है चीनी की या कॉफ़ी की कीमत में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। 0.33 का मतलब होता है 1/3, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 70/3%। और जब आप परसेंटेज को और हटाएंगे तो 1/100 से गुना करते हैं और ये बनेगा आपका 7/30। यानी कि ये अगर कहीं लिखा हुआ है 23.33%, तो इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 7/30। हम कितना यूज करेंगे यहाँ पर 7/30? ये मूल कीमत होती है, इसको हम लोग मानते हैं मूल कीमत। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? वृद्धि कर रहे हैं अब, और आपका खर्चा क्या चाहिए आपको? समान। तो वृद्धि कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि अगर वृद्धि है तो ऊपर वाली वैल्यू को निचले में आप जोड़ देंगे। ये 7 बढ़ गया 30 से, तो कितना हो गया? 37। ये प्राइस की रेशो है। जब खर्चा समान होता है तो मात्रा समान रहती है, क्वांटिटी खपत समान, आपका खर्चा समान रहता है तो जो क्वांटिटी या खपत होती है वो इसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। सवाल में लिखा हुआ है कि खर्चा क्या है? समान है, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखें, उल्टा कर देंगे, 2 ही रेशो लिखा हुआ है तो आप सीधा सीधा उल्टा कर दें। ठीक है, ये आप लोगों का बन गया। यानी कि अब आप गुणा करके देखेंगे प्राइस और क्वांटिटी, ये और इसका गुणा बराबर आ रहा है, इसका मतलब खर्चा क्या है? समान है। यहाँ से कितनी कमी हो गई? इसमें कमी की बात करें तो कितनी होगी? 7 की। जितनी ज़्यादा उतनी कमी भी होती है। ठीक है, 7 की कमी होगी। और ये चीज़ बतानी है आपको, परसेंटेज में कमी। तो 7 किससे कम हुआ? ये 37 से। और परसेंटेज के लिए 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ये 2 ऑप्शन था, ये भी एक करेक्शन था यहाँ पर। यहाँ हम लोगों को ये 28 था यहाँ पर। ठीक है, ये 28 था, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सवाल था, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोगों को या तो ये पता होना चाहिए भिन्न में बदलने के लिए कि 0.33 का मतलब कितना होता है? 1/3। और सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। या फिर मैं आप लोगों को ये भी समझा सकता हूँ इस चीज़ को लेके, क्या आपको पता है 33.33 जो था उसमें से आप 10% घटाएंगे तो वही बचेगा 23.33। और 33 जो है ये, इसकी वैल्यू 1/3 होती है और इसकी 1/10 होती है। इसको बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो यही बनेगा 7/30। तो आसान सवाल था। ये काम हम लोग कब करते हैं? उल्टा, जब आपका खर्चा क्या रहता है? समान रहता है। तो यहाँ पर खर्चा समान है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो P बराबर, जो P है वो 1/Q व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस तरीके से नेक्स्ट यदि हम लोग आगे की बात कर रहे हैं तो बच्चों आगे एक और सवाल आपको लिखा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत में 54.54% की कमी हो जाती है। यानी कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 54.54% से कम हो रहा है। इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए क्या बनेगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कि 9.09% जो है, या इसका मतलब 9 से ही 1/11% भी होता है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाई गई 1/9। ठीक है, आप इस 9 को 54 बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप लोग, सॉरी यहाँ पर आएगा 1/9 नहीं, 1/11 होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/11। और इसकी जो फ्रैक्शन, आपको यहाँ 54 चाहिए तो आप लोग यहाँ दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे। तो ये जो रिजल्ट बन रहा है आपका, ये बनेगा 54.54%। या आगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 6 की 54, सही 6/11%। ठीक है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 6/11। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? प्राइस में कमी कर रहे हैं, तो ये कमी है और ये मूल कीमत होगी। ठीक है, मूल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं इसको। 11 से 6 कम हो गया ये प्राइस, तो कितना बनेगा? ये 5। ये प्राइस का रेशो है बच्चों। और क्वांटिटी का रेशो उल्टा कर देते हैं हम लोग। 5 से कितना हो गया? 11। ये आप देखेंगे तो कितना बढ़ेगा? 6 किससे? 5 से बढ़ रहा है ये। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर आप लोगों को देखना है किसमें, खपत में कितनी वृद्धि करेंगे, तो 6 किससे बढ़ रहा है? 5 से। और परसेंटेज के लिए 100 से। ये 5 से कितनी बार? 20×5 100 होता है, 20 की 120। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चों।
120%। बहुत आसान सवाल था, एकदम क्लियरली आपको क्लियर हो रहा है सवाल। बस आपको क्या करना है, ध्यान से ये समझना है कि 54% लिखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6/11 होता है। इसको कैसे निकाला है मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया और आप 100 वगैरह या x/100 +-x वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप आसानी से सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा और हार्ड बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल बहुत शानदार सवाल है बच्चों ये, कि सेब के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो सेब कम खरीद पाता है, तो उसके प्रारंभिक व बढ़े हुए मूल्य में अंतर बताएं। देखिए रुपया कितना यहाँ पर फिक्स है, 600 रुपया, ठीक है। ड्यू टू द 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इफ पर्सन एबल टू बाई 5 kg लेस एप्पल्स फॉर RS। देखिए जैसे आपको पता है कि खर्चा समान है, रुपया 600 ही है, प्राइस बढ़ेगी तो मात्रा कम आएगी, क्योंकि तब जाके चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि जो प्राइस था, इसमें मैं आपको एकदम बेसिक तरीका सिखाता हूं एक बार। तो पहला मेथड आप समझे, फॉर्मूला बेस, कि जितने भी रुपए ने उसको आप जितना परसेंटेज दे रखा है वो निकाल लो बटे में 100, और बराबर में बच्चों एक्स्ट्रा या लेस क्वांटिटी आप लिखते हैं यहाँ पर, और यहां से बनेगा आपका ये प्रेजेंट प्राइस, यानी कि वर्तमान मूल्य है। जो कमी के बाद या कमी की वृद्धि के बाद या कमी के बाद जो प्राइस आपको मिलेगा वो होता है वर्तमान मूल्य। अब सवाल में रुपए कितने हैं भाई, 600, इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे आप लोग, 20%। और कितनी, जैसे आप लोगों ने कहा कि प्राइस में 20% की वृद्धि तो मात्रा कम आएगी, कितने किलो, 5 किलो, ये यहां से काट देंगे, और ये 5 से कितनी बार, 24, और 6 चौका 24, यानी कि जो वर्तमान प्राइस आ रहा है वृद्धि के बाद वो आ गया 24 रुपए पर केजी। तो कितना आ जाएगा ये, 24 रुपए प्रति केजी। ये तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और एक होता है इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस, या बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान के लिए भी एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा देता हूं, कि प्रेजेंट प्राइस यानी कि वर्तमान मूल्य गुना में 100 अपॉन 100 ± x%, ठीक है। अब प्रेजेंट प्राइस सवाल में कितना आ गया भाई, 24, गुणा क्या करेंगे 100, यहां नीचे आप वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस का साइन लेंगे, कमी कर रहे हैं तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 20% 100 में जोड़ेंगे तो 120, ये 24 से कितनी बार, 24 × 5 = 120, और ये 5 से कितनी बार, 20। तो ये जो इसका जो प्राइस आ गया प्रारंभिक मान, वो आ गया 20 रुपए प्रति केजी। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा गया सवाल में कि डिफरेंस, तो वर्तमान मूल्य कितना था आपके पास 24, और ये कितना आ गया 20, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 4 रुपए प्रति केजी। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 4 रुपीज पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो एकदम से बच्चों इसका फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कराऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट इन चीजों को क्लियर करूंगा। आप थोड़ा सा आप मौखिक सोचें इसके बारे में, कि यदि 600 रुपया जो है इसमें आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो सबसे पहले 600 का 20%, समझना आप लोग, क्या 120 आएगा। और इस 120 में तो हम लोग कितनी, क्योंकि वृद्धि कर दी तो मात्रा कम आएगी, इस 120 में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 किलो सेब कम खरीद पा रहे हैं। तो आपसे जो वर्तमान मूल्य या वृद्धि के बाद वाला जो मूल्य निकालना पड़े आपको, जिसको बार बार हम लोग पीपी बोल रहे हैं, प्रेजेंट प्राइस, तो कुछ नहीं करना, ये 120 में आप कितने किलो लेके आ रहे हो, 5 किलो, इस 5 का भाग करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो बच्चों मिलेगा आपको 24 रुपया प्रति केजी। ये बस जस्ट एक सोचने वाली बात है आपको कि आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 600 का 20% हो गया 120, 120 में आप कितना सेब लेके आ रहे हो, 5 किलो कम। तो आप जैसे ही आप 120 में 5 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्राइस आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना आ गया, 24 रुपए प्रति केजी। अब ये वर्तमान मूल्य आ गया आपके पास 24, और आप इसको समझना चाहते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले से भी नहीं करना चाहते और यहां तक आप लोग कर लेंगे सवाल को, तो देखें आप लोग और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्या हमको पता है कि यहां से जब सॉल्व किया तो ये 24 रुपए प्रति केजी आ गया, वर्तमान मूल्य वृद्धि के बाद मूल्य। हमने प्राइस में कितने % की वृद्धि है, 20% की, 20 का मतलब होता है बच्चों 1/5, प्राइस 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। 6 की वैल्यू यहां कितने दे रखी है आपको, 24, ये इसका कितना गुना है, 4, तो यहां पर भी किससे गुणा कर देंगे आप लोग, 4 से, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, 20। इन दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस जो आएगा इन दोनों का वो कितना आ जाएगा, 4 रुपए पर केजी,
ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। तो आप लोग एक बार ये रेट निकाल लो, उसके बाद आप रेशो से कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, यहां तक आप लोग कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला होता कि 20% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 1,000 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो सबसे पहले देखें, 1,000 का 20% निकाल दें आप लोग। इसमें कितने किलो चीनी? 5 किलो चीनी। तो 1,000 का 20% आएगा बच्चों, ये 200। ठीक है, इस 200 में हम कितने किलो चीनी खरीद रहे हैं? 5 किलो। 5 का भाग करेंगे तो रेट आ गया आपका 40 रुपए प्रति केजी। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे सवालों में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप जो भी रुपए दे रहे हैं, जितना परसेंटेज है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका। मैंने यहां पर कहा कि 600 रुपए में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 600 रुपए हम लोग 5 किलो सेव, तो 20% 600 का बनेगा 120, और 120 में हम लोग 5 किलो सेव लेके आ रहे हैं, तो 120 में जब 5 का भाग करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट प्राइस वर्तमान मूल्य आ जाएगा 24 रुपया पर केजी, यानी कि जो वृद्धि के बाद वाला प्राइस है। बाकी आप लोग, अगर आपको बाद वाला पता लग गया तो प्रारंभिक आप ऐसे कर सकते हैं, या मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया, आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है। इसका ही मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं। देखें आप लोग, क्योंकि फॉर्मूले से आपको कई बार तो ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम आसान रहेगा, कई बार आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला आपके लिए आसान नहीं है, तो फिर आप लोग रेशो से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखें आप लोग, रेशो से देखें बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइस है वो हमने 20% से इंक्रीज किया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये हो जाएगा आपका मूल प्राइस, और ये हो गया इंक्रीमेंट। ठीक है, 5 से प्राइस हो गया बच्चों 6। खर्चा रुपया सामान है वही 600 रुपया है, तो प्राइस और क्वांटिटी जो है एक दूसरे का उल्टा। 6 से कितने हो गए? ये 5। अब आप देखें, 6 से 5 होगी खपत, कितनी कमी? 1 की। सवाल में कितनी कमी है किलो में? 5, तो 1 की वैल्यू 5 केजी है। ठीक है, तो आप पहले की क्वांटिटी की पहले कितनी मात्रा खरीदे? 6 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 30 केजी। यहां बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 25 केजी। और बच्चों पहले हम 600 रुपए में खरीदते थे 30 किलो, अब 600 में 5 किलो कम खरीद रहे हैं, तो अब कितना खरीदेंगे हम लोग? 25 किलो। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी चीज का रेट निकालना है आपको, रेट, तो रेट के लिए आप लोग क्या करेंगे? जितने भी रुपए दे रखे हैं आरएस और खपत है उसमें मात्रा की भाग कर देंगे। तो सबसे पहले आप पहले की रेट निकाल लो। यहां पर पहले का मूल्य ये जो बनेगा आपका, वो आप 600 रुपए में पहले कितनी मात्रा खरीद रहे हैं? 30, तो रुपया आ गया 600 और मात्रा हो गई 30, तो ये बनेगा 20 रुपए पर केजी। और बच्चों अब आप 600 रुपए में कितना खरीद रहे हैं वर्तमान में? 25 किलो। तो 600 में आप जैसे ही 25 का भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 24 पर केजी। अब 20 और 24 का अंतर पूछा था हमसे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 रुपया। ठीक है, कई बार आपको ये प्राइस पूछ लेता है, कई बार आपसे केवल यही पूछ लेता है, कई बार आपसे अंतर पूछ लेगा। दोनों तरह के सवाल बनेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको इसको समझना है, आपको आना चाहिए। मैंने आपको 2 तरीके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। मैं एक और तरीका आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ अभी, कि कई बच्चे सोचते हैं सर एक्स मान के कैसे करेंगे, तो मैं आपको एकदम बेसिक भी इसका क्लियर कर देता हूँ बच्चों, हम लोग कैसे इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, प्राइस 5 से 6 हो गया है और क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा, कमी 1 की हो गई। सवाल में कमी हुई 5 किलो, 1 की वैल्यू 5 है, प्रारंभिक वैल्यू 6 थी मात्रा, तो 30 किलो, और अभी हम 5 कम खरीदेंगे तो 25 किलो। ठीक है, अब हमें पता है कि 600 रुपए में पहले हम 30 किलो खरीदते थे, तो 600 में 30 का भाग करेंगे तो पहले का प्राइस आ गया 20 रुपए प्रति केजी। अब ये बोल रहा है कि सवाल में 20% बढ़ा दिया, तो देखें 20 का 20% 4 होगा, वैसे भी 24 आना है। ठीक है, इनका अंतर पूछ रहे हैं, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका? 4 रुपए पर केजी। इसका मैं दूसरा तरीका आपको एकदम बेसिक भी क्लियर कर देता हूं कि बेसिक तरीका इसका क्या है, तो आप वो भी समझ लेंगे। देखें आप लोग, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से बेसिक सवाल को हम लोग देखें। प्राइस को मैं मान लेता हूं कि पहले 5x था, अब हो गया 6x। ठीक है, आप, मैंने अभी पढ़ाया कि रेट बराबर क्या होता है? RS अपॉन क्वांटिटी। रुपया कितना है भाई? 600। प्राइस कितनी थी? 5x। रुपया कितना है? वही 600। अब प्राइस कितनी है? 6x। पहली मात्रा कितनी आएगी? यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे। इनका अंतर सवाल में कितना है बोलो? कितनी कम खरीद पा रहे हैं? 5। तो देखिए यहां जब करेंगे तो 120 बटे x माइनस 100 बटे x, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, तो ये बनेगा बच्चों 20 बटे x बराबर में कितना है?
5, तो 5 से 4 बार कटेगा, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 4। देखें 5 से 4 बार ये x उधर गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। अब x की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये प्राइस आ गया 20 और ये प्राइस आ जाएगा 24। इन दोनों का अंतर कितना दे रखे आपको, अंतर निकालेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 4। तो बहुत आसान सवाल था। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेसिक भी क्लियर कर दिया है, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी मैंने क्लियर कर दी है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि आपको कौन से तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे पहले जो मैंने अप्रोच की थी वो आसान था। ऐसे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट, ये इसकी तो जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, ये तो बेसिक था, लेकिन इससे पहले जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए वो दोनों आपको आने चाहिए। क्योंकि कई बार तो आपका जो फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट था वो डायरेक्ट मैंने कॉमन सेंस वाला मौखिक वाला सिखाया, आप उसको डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं। और कई बार आप लोगों को सवाल को रेशो से सॉल्व करना होता है, क्योंकि जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, डेसिमल में आएंगी, तो फिर आपको रेशो से ज़्यादा बेस्ट रहता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, चीनी के भाव में 30 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। देखें पहले कितना था, ये पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, 30 था, 30 रुपये प्रति केजी था, और इससे बढ़कर अब ये कितना हो गया है 50 रुपये पर केजी। आपको पता है ये कितना बढ़ गया भाई, यहां से देखा जाए तो 20 बढ़ गया ना। सवाल में पूछ रहा है तो चीनी की कीमत में कितने % की वृद्धि हो गई। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, 20 बढ़ गया है बच्चों, किससे 30 से। अब परसेंटेज के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से ही, 0 से 0 कटेगा। 2/3 का मतलब आप सबको पता है क्या बनेगा, ये 66.66%। तो आंसर आएगा हमारा 66.66%। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ऐसे सवाल भी एग्जाम में कई बार आते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। अब दोस्तों एक और सवाल है कि त्रिभुज की ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आधार में कितने % की कमी करें, जिससे कि इसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। क्षेत्रफल क्या रहे, समान। आप सुनेंगे अगर यहां ऊंचाई की बात कर रहा है तो हम लोग ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस गुना हाइट। बच्चों ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, और ये एरिया चाहिए हमको समान, यानी कि क्षेत्रफल हमें चाहिए समान। जब क्षेत्रफल समान चाहिए तो आप आधार को बढ़ाएंगे तो ऊंचाई को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट जो है दो चीजों का वो आपको कांस्टेंट चाहिए, आपको समान चाहिए। तो एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर बेस को हम लोग यहाँ पर घटा दें तो हाइट को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है आपको स्पष्ट कि बेस और हाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिवर्स रेशो में होते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए। बच्चों मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये कांस्टेंट है, इसका क्षेत्रफल वो आपका फिक्स है। एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। और अब आप लोग यहां पर आ जाते हैं, सवाल में क्या लिखा है कि त्रिभुज की ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि जो हाइट है वो हमने कितने % से इंक्रीज किया है, हाइट को हमने बढ़ाया है बच्चों 25% से। 25 का % का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर ये मूल हाइट है और ये इंक्रीमेंट है तो हमें पता है कि 4 से बच्चों 1 बढ़ गया तो ये रेशो आ जाएगा 5। ये तो हाइट का है, और अगर बेस का चाहिए आधार का तो उल्टा कर देंगे, 5 से कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बेस और हाइट में कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद देख रहे हैं कि गुणा करें 4 और 5 का 20, 5 और 4 का 20, क्या क्षेत्रफल समान आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेस को कितना कमी कर दिया हमने, 1 कम हो गया है। पहले बेस कितना था 5, अब कितना हो गया 4, कितना कम हो गया 1, किससे 5 से। तो इसमें जो प्रतिशत कमी यदि आपको निकालनी है तो यहाँ बनेगा 1/5, और 1/5 को 100 से गुना करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा बच्चों 20%। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा था सवाल में कि इसका क्षेत्रफल समान रहे तो आधार में कितने % की कमी करें, तो आंसर आएगा बच्चों इसका 20%, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका 20%। यानी कि जब प्रोडक्ट दो चीज़ों का इक्वल है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहे हैं, तो एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी को हम लोग घटाएंगे, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एक बात और सिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 1/2 कहाँ चला गया। तो देखें, जब आप 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो 1/2 उधर भी आएगा और 1/2 इधर भी आएगा। दोनों से कांस्टेंट टर्म है इसलिए दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं और सवाल क्या है। ये रहा आपके सामने एक और सवाल कि आयत की लंबाई में
33.3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि इसका क्षेत्रफल क्या रहे बच्चों, समान। फिर से वही बात है कि क्षेत्रफल को आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर एरिया आपका समान चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल आयत का, वो आप सभी जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब आप इसको चाहते हैं कांस्टेंट या समान, तो मैं आपको एक बात सिखा देता हूं कि यदि आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को हमें घटाना पड़ेगा, और लंबाई को हम घटाएंगे तो चौड़ाई को यानी कि विड्थ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो लंबाई और चौड़ाई फिर से एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई। मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आने चाहिए, वहां पर ये सब लिखना नहीं है। ये तो मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं, ये सारी चीजें मैं लिखा रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना है, आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी बच्चों। आगे चलते हैं, हम सवाल में क्या बोल रहे हैं कि लंबाई जो है, हमने लंबाई को कितने परसेंट से बढ़ाया, आप देखें तो 33.3%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पढ़ा है आपको 1/3 होता है, तो ये मूल लंबाई हो जाएगी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो 3 है, ये तो शुरुआत की लंबाई बनेगी, मूल लंबाई, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग लंबाई को 1 बढ़ा रहे हैं, तो 3 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये लेंथ का रेशो है, और ये विड्थ का रेशो 4 से कितना हो जाएगा बोलेंगे आप लोग, ये 4 से कितना हो गया भाई, उल्टा कर देंगे 3। अब आप खुद देखें, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, 3 गुना 4 करेंगे 12, 4 गुना 3 करेंगे 12, क्या एरिया समान है। और हमसे पूछा गया था कि आयत की लंबाई में वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितने, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें, ये चीज आपसे पूछी गई थी। तो चौड़ाई में जब आप लोग कमी करेंगे तो देखें, खुद देखें, 4 से चौड़ाई कितनी हो गई, 3, तो यहां से कमी कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई, किससे, 4 से। तो ये चीज आपको बतानी है प्रतिशत में, इसलिए प्रतिशत कमी जो बनेगा वो 1/4 गुना 100, तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपको सभी को पता है कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, मतलब कितना होगा, 25%। ये आपका आंसर है बच्चों, 25%। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बहुत बेसिक सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये बेसिक ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। ये रहा बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट सवाल नहीं है, अब हम यहाँ कंसेप्ट थोड़ा बदल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया कि क्षेत्रफल को समान रखा था, या दो चीजों का जो प्रोडक्ट था उसको हमने समान रखा था, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ बच्चों बदलाव है। एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, देखें, यदि किसी वर्ग, घन, त्रिभुज, आयत, वृत्त, गोला आदि की एक साइड या दोनों साइड या इनकी त्रिज्या में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है, वृद्धि या कमी की जाए, तो इनके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो आप किस प्रकार निकालते हैं, वो ये रहा, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया और डिक्रीमेंट, ऊपर की तरफ एरिया, एक एरो ये कह रहा है कि वृद्धि होगी, नीचे की तरफ कह रहा है कमी होगी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको निकालनी है, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस, यहां पर भी प्लस माइनस यूज करना है, ठीक है बच्चों। ये माइनस नहीं आएगा, यहां जो था ये माइनस नहीं था, ठीक है, ये माइनस नहीं था, ये प्लस ही था। प्लस माइनस एक्स गुणा प्लस माइनस वाई बटे 100। देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, परसेंटेज यदि डिक्रीमेंट है तो हम लोग यूज करेंगे माइनस का साइन। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये वहां काम आता है जब आप लोग क्षेत्रफल में क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, या किसी भी चीज के प्रोडक्ट में आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इससे पहले हमने परिवर्तन नहीं चाहा था, वो सारी चीजें क्या थी, कांस्टेंट थी। अब इस सवाल की तरफ हम लोग आगे चलेंगे कि इस बेस पे क्या क्या सवाल बनते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास सवाल एक, कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल में आपको परसेंटेज परिवर्तन आपको बताना है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यहाँ पर भी दोनों ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप पहला देखें, यदि हम लोग यहाँ पर तो देखें वर्ग की भुजा एक्स और वाई दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि वर्ग के लिए तो एक्स और वाई दोनों ही चीजें क्या रहेंगी, बराबर। अगर आप वर्ग की एक भुजा को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर उसकी सभी भुजाएं बढ़नी चाहिए, तभी वो वर्ग रहेगा, अदरवाइज वो वर्ग नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही समान है, और आप परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो इसको बोलते हैं हम लोग रामबाण बोलते हैं। लेकिन ये बच्चों रामबाण नहीं है, इससे भी अच्छा मेथड हम लोग यूज करेंगे, एक और मेथड जो इसको हम लोग सक्सेसिव नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर चलते हैं आप लोग। अब मैंने आपको पढ़ाया कि अभी अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया में आपको देखना है कि वृद्धि हो गया कमी, तो इसके लिए आप लोग यहां से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स गुणा प्लस माइनस वाई बटे 100, ठीक है, इस तरीके से चलता है।
अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर तो बराबर एक्स और वाई और वृद्धि है तो प्लस ये 10 प्लस 10 गुना 10 बटे में बच्चों आप लिखेंगे 100, ये दोनों जीरो कटेगा, यहाँ 10 और 10 20 और 20 और यहाँ से आएगा 1, तो ये बनेगा बच्चों कितना परसेंट बोलेंगे आप लोग 21%। तो हमारा रिजल्ट कितना बनेगा 21%। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 21%, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। कितना परसेंट आएगा आंसर 21%। ठीक है, तो ये तो एक रामबाण की तरह हम लोग किया, बहुत सारी किताबों में आपको ये मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स भी ये चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों ही तरीके बच्चों सही हैं। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा ठीक रहता है जब आपके पास एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो आपके पास एग्जैक्ट आ रहा है, एक आपको एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, एक इंटीजर आपको नंबर मिल रहा है। ठीक है, वहां आप इन चीज़ों को पूर्ण तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें डेसिमल में जाएंगी, जब आप फ्रैक्शन में जाएंगी, पॉइंटों में जाएंगी, तो फिर आप लोग यहाँ यूज करना आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं रहेगा। तो फिर मैं इसको आप लोगों को एक दूसरा तरीका बच्चों में सिखाता हूँ। आप देखें इसका दूसरा तरीका क्या है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब इसका रिजल्ट आंसर आएगा 21%। मैं दूसरा तरीका आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों। आप जानते हो कि वर्ग एक ऐसी आकृति है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और प्रत्येक कोण होता है बच्चों यहाँ पर राइट एंगल। ये प्रत्येक कोण कितना होगा, ये प्रत्येक जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके परिमाप की बात करें तो 4 गुना भुजा। इसके एरिया की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, या आपने एक और पढ़ा होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर। डी बच्चों यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है। हम लोग जैसे इसके एरिया में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एरिया है वो भुजा स्क्वायर होता है, और यहाँ एरिया की बात करें यानी कि ए स्क्वायर मतलब ए गुणा ए। आप सक्सेसिव जब लगाएंगे यहाँ पर तो आपको भुजा में 2 बार लगाना पड़ेगा, और एक बार में आप लोग कितना परसेंट से बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक बार तो ए परसेंट का इंक्रीमेंट, दूसरी बार भी ए का, और भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि है 10% की, तो यहाँ 10% की वृद्धि, ये भी 10% की वृद्धि, क्योंकि क्षेत्रफल बच्चों हमेशा दो चीज़ों का गुणनफल होता है। ये 2D फिगर होता है, और जब दो चीज़ों का गुणनफल है तो आपको सक्सेसिव जो लगाना है वो आपको 2 बार लगाना है। कैसे लगाते हैं सुने आप लोग। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मतलब 1/10 की वृद्धि, फिर से 1/10 की वृद्धि। इनिशियल आप साइड मानेंगे 10, अगर 1 बढ़ गया तो बच्चों ये हो गया 11, फिर 10 से 1 बढ़ गया तो ये हो गया 11। मैंने कहा इसको आप ऐसे गुणा करेंगे, फिर आपको ऐसे गुणा करना है, ये बनेगा 100, 10 और 10 का गुणा, और बच्चों ये बनेगा 121। प्रारंभ में जो वैल्यू थी इनिशियल मान वो आपके पास 100 आ गया, और बच्चों ये हो गया फाइनल वैल्यू, ये बनेगा आपके पास फाइनल वैल्यू। प्रारंभ में ये हमेशा इनिशियल मान होता है, ये अंतिम वैल्यू होता है फाइनल। प्रारंभ में वैल्यू थी 100, एरिया प्रारंभ में था 100, अब हो गया 121। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना बढ़ गया है, 21 बढ़ गया है। किससे, 100 से। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट 100 में तो आप निकालना ही नहीं है, क्योंकि 100 से तो जितना ज्यादा होता है उतना ही परसेंट इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पर 21%। देखिए 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है। अगर ये 100 से 21% ज्यादा है तो 21 100 का क्या होगा 21%। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर क्या टिक करना था बच्चों, 21% आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सक्सेसिव मेथड, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि वर्ग की भुजा में ही बोले, वो वर्ग के विकर्ण में भी बोल सकता है, और 1/2 तो आपको पता है कांस्टेंट है। ऐसे आप सेम सक्सेसिव लगाएंगे, अगर 10% की वृद्धि करते किसी भी स्क्वायर के डायगोनल में तो भी रिजल्ट आपको जो एरिया मिलेगा वो 21% क्या मिलेगा, वृद्धि होने के बाद मिलेगा, यानी कि 21% वो बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का और सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। अभी एक और चीज चलो मैं आपको यहां ये बता देता हूं। अगर आप सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं और दो चीजों का गुणनफल है तो आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे बच्चों 2 बार। यदि 3 चीजों का गुणनफल है तो सक्सेसिव मेथड लगेगा 3 बार। यदि 4 चीजों का गुणनफल है तो ये वाला मेथड लगेगा 4 बार लगेगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और ये मैं कहता हूं कि किसी संख्या में लगातार वृद्धि की गई, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, यानी कि लगातार कर रहे हैं, सक्सेसिवली आप लोग कर रहे हैं, तो भी कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जैसे खर्चे में परिवर्तन, प्राइस बढ़ा देगा, खपत में कमी कर देगा, तो ओवरऑल इफेक्ट पूछ लेगा
कि खर्च में क्या होता है कि कितना परसेंट की वृद्धि या कितने परसेंट की क्या होगी बच्चों, कमी होगी। देखो आप लोग खुद जानते हैं कि खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस गुना क्वांटिटी होता है। तो प्राइस को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को वहां पर परसेंटेज में इनमें कमी वृद्धि दे देगा, और ओवरऑल आपसे इफेक्ट पूछा जाएगा कि खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी। बच्चों आप लोग अगर उस एक्स वाई वाले मेथड को लगा सकते हैं तो आप उसको ऐसे लगाएं यहां पर डायरेक्ट। अब -10 गुना बटे 100, ठीक है। ये माइनस का 20, और यहां देखें माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कटेगा तो 1, तो यहां आ गया -19%। देखो माइनस आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां ऑप्शन में लिखा होगा 19% की कमी, तो हमारा रिजल्ट आएगा बच्चों 19% की कमी। ऐसे लिखता है वो, कमी वृद्धि, ये लिखा आएगा ऑप्शंस में कमी या वृद्धि, कभी भी प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर यहाँ माइनस आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो इसका मतलब सिंपल सा है, क्या हो रही है, ये कमी हो रही है। अगर हम सक्सेसिव मेथड लगाने चाहते हैं तो देखें, क्योंकि एरिया होता है स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी वर्क का जो एरिया होता है स्क्वायर होता है, इसका मतलब हम लोग भुजा को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बार गुणा कर रहे हैं। एक बार में हम लोगों ने क्या किया, 10% की कमी, फिर से 10% की कमी। आप सक्सेसिव लगाएंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/10, ये 10 से 1 कम हो गया तो 9 बनेगा, फिर ये 10 से ऊपर 1 कम है तो ये 9 बनेगा। मैंने कहा इनको गुणा करते हैं ऐसे, ये बनेगा 100, और ये बनता है बच्चों 81। प्रारंभ में वैल्यू 100 थी एरिया, अब कितना हो गया 81, कितनी कमी हो गई। अगर कमी की बात करें तो ये वही 19, और 100 से 19 कम हो गया, तो आपको पता है कि 1900 का कितना परसेंट बनेगा, 19% बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको दोनों तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखो जब आप एक्स वाई लगाएंगे और ऐसे 3-4 चीजें आए तो एक्स वाई लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर 2 ही वैल्यू हैं और 2 ही में सक्सेसिव या एक्स वाई लगाना है तो फिर आप एक्स वाई लगा सकते हैं। दूसरी बात कि इसके लिए ये जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, ये एग्जैक्ट रहे, जैसे 10%, 20%, 25%, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर ये फिन्नो में आ गया जैसे 16 से 2/3, 12.5%, 22.22%, ऐसी कैलकुलेशन में बच्चों आप लोगों को फिर दूसरा मेथड यूज करना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सक्सेसिव मेथड। ये राममान नहीं है, ये तो आप लोगों का बेहतरीन ही कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपका सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे, तो आप देखेंगे अब यह आयत से रिलेटेड सवाल है, रेक्टेंगल से रिलेटेड सवाल है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में ही परिवर्तन पूछ रहे हैं। वो किस में परिवर्तन पूछ रहे हैं बच्चों, क्षेत्रफल में। इससे पहले हमने जो सवाल किए हैं वो सवाल इस तरह के थे कि उनमें जो है कि क्षेत्रफल आपका समान था, लेकिन यहाँ परिवर्तन है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, मैंने अभी सिखाया आपको, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब आपसे बोला गया है कि लंबाई में 20% की वृद्धि है और चौड़ाई में क्या है, 37.5% की क्या है, 37.5% की कमी है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीज कर दिया गया है, एरो नीचे की तरफ मतलब कमी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों बोलेंगे 1/5, इसका होता है 3/8। ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट इनको यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं इसकी सारी क्लासें बेसिक पढ़ा चुका हूँ, अगर ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहली क्लास देख लेना, ये पूरी तरीके से मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, यहाँ करते हैं हम लोग बात। अब देखिए इंक्रीमेंट है तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, सक्सेसिव लगा देते हैं, फिर 8 से 3 घटेगा तो आप लोगों को पता है ये 5। मैंने कहा बच्चों इसको ऐसे गुणा करना है, और एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, गुणा करते टाइम यदि कुछ चीजें ऐसे कट रही हैं, देखिए इधर 5 है तो आप इनको काट लें, और भी काट सकते हैं। ठीक है, अभी 2 से और काट सकते हैं, लेकिन चलो नहीं काटा मैंने। अब आप लोग क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कमी हो गया है। अगर मैं कमी की बात करूंगा कितना हो गया बच्चों, 2 की और किससे, 8 से। तो ये चीज आपको प्रतिशत में कमी बतानी है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या कमी होगी, 2 से 8, सॉरी 2 कमी हो गया 8 से। परसेंटेज के लिए 100, ये बनेगा बच्चों 1/4, और 1/4 को जो आप 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, या मैंने आपको सिखाया कि 1/4 का मतलब जो होता है वो कितना परसेंट होगा, 25%। तो एरिया में जो परिवर्तन है वो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी। अब एक्स वाई लगाएं तो आप यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएंगी, इसलिए हमें एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहाँ रुक करेंगे, देखते हैं और सवाल। देखिए बच्चों, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए घन एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसका बेस हमेशा आधार वर्ग होता है।
ठीक है, हम लोगों ने इसको बढ़ाया इस तरीके से, ये घन मैंने बना लिया है, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे इसकी, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल बनेंगे इसकी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपने पढ़ा होगा 6a²। देखो कैसे, घन एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसमें 6 फलक होते हैं, और 6 की 6 फलक क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ऐसे 6 फलकों का कितना बनेगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया है। 6 कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो आप चाहे एक्स वाई से करें चाहे सक्सेसिव से करें, यहां पर आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, a गुणा a, यानी कि एक बार हम लोग 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो अगली बार भी हमें 10% की वृद्धि। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से 1 बढ़ेगा, ये 11 हो जाएगा। फिर 10 से बच्चों 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से गुणा करता हूँ। जब मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये बनेगा 100 और ये बनेगा आपका 121। आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया कितना बढ़ गया इसका, 21। और किससे बढ़ा है, ये 100 से इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज में चीज़ क्या आ जाएगा आपका 21%। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 21%। आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग आसानी से सवाल को कर सकते हैं। आप एक्स वाई कर सकते हैं। एग्जाम में ये सब आपको बनाने की और लिखने की जरूरत नहीं है। 10% का मतलब 1/10 आप डायरेक्ट लिखेंगे, 10 से 11 और 10 से 11 सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, अब हम लोग और देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में परसेंट वृद्धि। देखें, ये उसी तरह का सवाल है। घन आपको दे रखे है और घन, यहां तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 10% की वृद्धि की गई थी। यहां मैं आपको बता देता हूं कि घन की भुजा में आप यहां जो भुजा है उसको आप 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, और हमें चाहिए इसके आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम के अंदर, कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम जानते हैं कि a क्यूब होता है या भुजा क्यूब होता है। अगर आप लोग ये मेथड लगाना चाहते हैं सक्सेसिव, तो आपको यहां पर कितनी बार लगाना पड़ेगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि इस भुजा का यहाँ गुणा क्या हो रहा है भाई, 3 बार हम लोग गुणा कर रहे हैं। मेरे भाई आप लोग अगर 3 बार लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को पता है कि एक बार आप 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगली बार भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया था, 10% का, और अगली बार भी हम लोगों ने कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया है, 10% का। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि हम लोग किस में परिवर्तन देख रहे हैं, हम लोग आयतन में परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पर। और आयतन का मतलब होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन a गुणा a, मतलब आयतन के लिए हम लोग भुजा को कितनी बार गुणा कर रहे हैं बच्चों, 3 बार कर रहे हैं। तो हमारा जो सक्सेसिव मेथड है वो कितनी बार लगेगा यहाँ पर, 3 बार। 10% का फ्रैक्शन मान आप सबको पता है कि 1/10 होता है। यहाँ पर भी 1/10 होगा, ये भी 1/10 होगा। 10 से बच्चों 1 बढ़ गया तो ये 11, 10 से 1 बढ़ेगा तो ये 11 हो जाएगा, फिर 10 से 1 बढ़ेगा तो ये 11 हो जाएगा। और इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा 1000, और ये 11 के क्यूब आप सभी जानते हैं 1331 होता है। अब आपने देखा कि 1000 से 1331 तो कितना बढ़ गया, 331। और किससे बढ़ा, ये प्रारंभ इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, 1000 था। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो दोनों जीरो कटेगा, यहाँ लग जाएगा ये पॉइंट, तो 33.1% की क्या आ जाएगी यहाँ पर, इंक्रीमेंट आ जाएगा आयतन में। तो घन का क्यूब का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 33.1% से बढ़ गया है। बहुत आसान सवाल था, एकदम आसान है। आप सक्सेसिव लगा सकते हैं इस तरीके से। भुजा 3 बार गुणा हो रही है तो हमें 3 बार सक्सेसिव लगाना है। अगर भुजा 2 बार गुणा है तो हम लोग कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे बच्चों। आप और अगर चीज को समझना चाहते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं तो एक्स वाई से करना चाहता हूं, तो आप एक्स वाई से मैं एक बार आपको सिखा देता हूं कि एक्स वाई का कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पर देखें, आप लोग उससे भी आप लोग कर सकते हैं, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। देखें, उससे भी यदि आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दो में लगा एक्स वाई पहले तो आप लोगों को पता है कि 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 और 1 21%, यानी कि हमें यहाँ पर 21% रिजल्ट बन गया इन दोनों से। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है आपको, किसके साथ एक्स वाई लगाना है, इस वापस 10% जो बच रहा था इसके साथ, तो फिर से लगा देंगे। देखें, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0, ये बनेगा आपका 31, 21 और 10 31, और प्लस में 2.1 जब आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा बच्चों 33.1% का इंक्रीमेंट बनेगा वॉल्यूम में।
अब मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि अगर इस तरह का कोई सवाल आपका बनता है और आपको एक और वैल्यू लिखी होती, संख्या में लगातार 4 बार कमी और वृद्धि की गई होती, तो इस तरीके से अब ये रिजल्ट है उसको एक बार और यूज करना पड़ता एक नेक्स्ट नंबर के साथ। मान लो यहाँ कुछ और होता है एक और, तो आप इसके साथ यूज करते, इसमें आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, तो फिर आप सक्सेसिव लगा लेना। कई बार ऐसा डेटा आता है कि आपको एक्स वाई लगाना इतना आसान नहीं होता है, आपका कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट ऐसे ही खाएगा पेपर में कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपसे सवाल भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर उसके लिए जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो मैंने जो सेकेंड अप्रोच आपको सिखाई है आप लोग उसको यूज करेंगे, वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सवाल सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने दोनों तरीके से आपको सवाल क्लियर किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो लिखा हुआ है कि घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी कि जो लेंथ है घनाभ की लंबाई है उसको हमने 10% से बढ़ाया है। आगे क्या बोल रहे हैं कि चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी, चौड़ाई जो है उसमें 16/3% की हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 से 2/3% की यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं चौड़ाई में कमी। तो इसका मतलब बच्चों इसको अभी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई में 42 से 6/7 की, यानी कि जो हाइट है, इस हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 42 सही 6/7% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि जो हाइट है उसमें 42 सही 6/7% की क्या की गई है, ये वृद्धि की गई है, इंक्रीमेंट किया गया है। यहाँ पर 16 सही 2/3 के हमने क्या किया था, कमी। इसमें छोटा सा आप लोग यहाँ करेक्शन कर लें, ये 10% ठीक लिखा हुआ है, ये 16 सही 2/3% आएगा और ये आएगा 42 सही 6/7%, जो कि हिंदी में एकदम सही लिखा हुआ है, 42 सही 6/7%। बच्चों घनाभ के आयतन की बात की जाए तो घनाभ का आयतन या किसी भी चीज का आयतन जब निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि घनाभ जो है वो एक 3D फिगर होता है, त्रिविमीय आकृति होती है, और इसका जो आधार होता है वो होता है बच्चों आयत, यानी कि रेक्टेंगल। और इसका एरिया का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, हमेशा आधार का क्षेत्रफल, किसी भी चीज का आयतन हो आधार का क्षेत्रफल गुना में हाइट, ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर जो घनाभ है इसका बेस क्या है, एक रेक्टेंगल आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, और यदि इसको आप हाइट से गुना कर देंगे तो घनाभ का आ जाएगा बच्चों वॉल्यूम, और वॉल्यूम तीन चीजों का गुणनफल है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। अब आप 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, यानी कि 1/10 की वृद्धि, और फिर 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6 की कमी, और 42 से 6/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/7% की, सॉरी 3/7 की वृद्धि, या 42 से 6/7 की वृद्धि। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं अगर वृद्धि है तो ऐड कर देंगे, 10 से 1 बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी 11, फिर 6 से आप लोगों को 1 कम हो गया तो कितनी हो गई 7, फिर 7 से 3 बढ़ गया तो कितनी हो गई ये 10। मैंने कहा आपको कोशिश करना है ऐसे गुणा करते टाइम अगर चीजें कट रही हैं तो आप इनको काट लेंगे। देखें आप, ये 10 से 10 कट गया बच्चों, ये 7 से 7, यहाँ पर 6 से कितना हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि प्रारंभ में कितनी वैल्यू थी आयतन 6 था, अब कितना हो गया 11, तो कितना बढ़ गया 5, और किससे बढ़ा है ये 6 से, ये किससे बढ़ गया भाई 5, देखें ये 6 बचेगा इधर 11, तो 6 से 11 हो गया, मतलब ये कितना इंक्रीज हो गया यहाँ से 5, ये किससे बढ़ा है 6 से, तो 5 6 जो 6 का कितना परसेंट होगा गुणा 100, तो इसका बनेगा 83.33%, या फिर मैं ये कहूँ कि 83 सही 1/3% के आसपास ये बच्चों बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर जो आएगा वो आप लोग देख पा रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ वापस से और एक बार चेक कर लेते हैं कि 10% की जो वृद्धि है तो हमने 10 से 11 लिख दिया है, 16 से 2/3% की कमी है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और 1/6 से जब कम करेंगे, ठीक है बच्चों ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, यदि यहाँ पर अगर ये वृद्धि होती कमी की जगह तो ये आंसर बन जाता आपको जो मैंने बताया आपको, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो देखिए कमी का मतलब क्या करेंगे, सुन लें आप लोग एक बार और, इस चीज को मैं वापस से क्लियर कर देता हूं आपको। देखो ये कमी है, वृद्धि नहीं है, 10 से 1 बढ़ रहा है, यहाँ वृद्धि है तो 10 से लिखेंगे 11, फिर 6 से कम हुआ है, ये हमने वृद्धि लगा ली थी तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 5, और फिर 7 से कितना बढ़ गया भाई, ये 3 बढ़ गया तो ये हो गया 10। मैंने कहा आप लोग ऐसे गुणा करना है और कुछ चीजें कट रही हैं तो उनको काट लेंगे। आप लोग देखें ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहां बन रहा है बच्चों ये 42, और ये बनेगा 7 की 42, और ये बन गया 55, ठीक है। इसका मतलब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आयतन है पहले 42 था और अब कितना है 55, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ गया है। तो आप यहां पर देखेंगे
ये 42 और 8 50 और 5 यानी कि 13 बढ़ गया ये। और ये 13 किससे बढ़ा है भाई? इस 42 से। और परसेंटेज के लिए आप लोग किससे गुना करेंगे? 100 से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लगभग देखें आप लोग क्या बनेगा यहां पर। अगर मैं इसको 2 से काटना चाह रहा हूं तो 21 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो हम लोग कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 13 पंजा 65, यानी कि ये बन रहा है आपका 650। और 650 में आपको किसका भाग करना है भाई? 21 का। तो 21 या 63, यहां बचेगा 2, और यहाँ 0 आप लोग लगा लेंगे। भाग नहीं जाएगा तो 0 तोड़ने के लिए आप लोग यहाँ पर भाग तोड़ने के लिए क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा अब 20/21, इसको और सॉल्व करेंगे तो लगभग बनेगा आपका ये ऑप्शन आएगा इसका 30.9%। बस आपको 665 में 21 का भाग करना है। एकदम आसान सवाल है। हमने इससे थोड़ी देर पहले जो किया था वो हमने यहाँ पर कमी कर रहे थे सवाल में, लेकिन हमने वहाँ पर वृद्धि कर दिया था। एकदम प्रॉपर आंसर है अब इसका। ये आपका सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखें, एक और सवाल है बच्चों। एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, जिसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो हम लोगों को पता है कि जो रेडियस है उसको हम कितना परसेंट से बढ़ा रहे हैं भाई? 25% से। वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। सक्सेसिव लगाएंगे तो पाई तो एक नियतांक टर्म है, कांस्टेंट, ये कोई काम का नहीं है। सक्सेसिव लगेगा त्रिज्या में कितनी बार? 2 बार लगेगा। ठीक है, यहां पर हम 25% का मतलब या तो आप ऐसे कर सकते हैं XY से 25 + 25 प्लस में 25 × 25 और बटे में 100। यहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही लेंगे। तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा 6.25। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको 56.25%। तो आंसर आ जाएगा आपका 56.25%। आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बोलेंगे 1/4। तो 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5। फिर 4 से 1 बढ़ेगा तो 5। इसको गुणा करें, इसको करें, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 25। प्रारंभ में 16 अब 25 हो गया, कितना बढ़ गया? 9। 9 किससे बढ़ा है? ये 16 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा आपका 56.25%। यानी कि कितना रिजल्ट आएगा आपका? 56.25%। तो बहुत आसान सवाल है। आप दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एकदम XY से भी कर सकते हैं और आप लोग एक सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ यदि हम लोग चलेंगे तो आगे नेक्स्ट सवाल और देखते हैं हम लोग क्या है। देखें, इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 16/2/3 and its height is decreased by 14/7%. Then tell the percentage in its volume and its percentage increase in the area of curved surface area। यानी कि हम लोगों को इसके एक तो CSA में कर्व सरफेस एरिया में परिवर्तन देखना है, एक आप लोगों को देखना है इसके आयतन में परिवर्तन। दो चीजें हैं, ठीक है, वक्रपथ के क्षेत्रफल में और आयतन में। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, तो जो रेडियस है बच्चों वो हमने कितने परसेंट से इंक्रीज किया है? 16/2/3%। इसका फ्रैक्शन मान भिन्न वैल्यू होगा 1/6। और जो हाइट है, इस हाइट की बात करें तो हाइट को हमने यहां पर क्या किया है? 14/2/7% से कम किया है। इसका मतलब होगा भिन्न में 1/7। ठीक बात। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा πr²h। क्या होता है? πr²h। क्योंकि आप जानते हो बेलन इस तरह की आकृति होती है। मैं आपको क्षेत्र में में बहुत शानदार तरीके से चीजें क्लियर करूंगा। ये बेलन है आपका, ठीक है। इसका बेस जो दे रखा है बच्चों, आपको इस सर्किल दे रखा है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने पढ़ा है आधार का परिमाप, तो इसका परिमाप आएगा, सॉरी आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा πr²। और ऊंचाई कितनी होती है यहां से इसकी? ये हाइट हो जाती है h। तो आयतन का फॉर्मूला बन गया πr²h। किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को हम लोग उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आपके पास आयतन आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो कर्व सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप और गुना में ऊंचाई, यानी कि 2πrh। इसका रिजल्ट मिलेगा 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रपथ का क्षेत्रफल हो गया 2πrh और वॉल्यूम हो गया बच्चों πr²h। ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आयतन है इसमें पाई तो कांस्टेंट है, यहां पर 2π कांस्टेंट था। यहां पर आपको सक्सेसिव लगाना है त्रिज्या में और हाइट में, लेकिन त्रिज्या r² है तो त्रिज्या में कितनी बार लगेगा सक्सेसिव? 2 बार।
यानी कि वॉल्यूम में अगर परिवर्तन देखना है आपको तो रेडियस में लगाएं आप। रेडियस में क्या है आप लोग देखेंगे कि इट्स त्रिज्या में इतने की वृद्धि है तो ये इंक्रीमेंट है, और ऊंचाई में क्या दिया गया है कि कमी है तो ये कमी है, ठीक है, कमी कर देंगे। अब देखें रेडियस 6 से कितनी हो जाएगी, एक बार 7, फिर 6 से कितनी 7, और फिर ऊंचाई में क्या है 7 से कितनी हो जाएगी 6। यहां मैंने कहा कि आप लोग इस तरीके से इनको गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो चीजें कट रही हैं उनको आप लोग काट लेंगे। तो देखें एक 7 से 7 काट लेते हैं, एक 6 से 6 काट लेते हैं, ये 6 से कितना बचा इधर 7, तो कितना बढ़ गया 1, और किससे बढ़ा ये 6 से, परसेंटेज के लिए 100, और 1/6 का मतलब आयतन में तो क्या परिवर्तन आ गया है 16 सही 2/3%, यानी कि इसका जो आयतन है वो 16 सही 2/3% से क्या हो गया है भाई, ये इंक्रीज हो गया है। आयतन क्या हो गया है 16 सही 2/3% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है बच्चों, आयतन की बात यहां तक क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसके कर सरफेस एरिया की। तो कर सरफेस एरिया में भी हम लोग देख लेते हैं कि कर सरफेस एरिया में जो 2 पाई दे रखा है ये तो कांस्टेंट है, और इसमें आर और एच का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सक्सेसिव 2 चीजों में लगेगा, एक तो रेडियस में और किस में लगेगा, हाइट में लगेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके कर सरफेस एरिया की। तो आप देखें बेलन का जो कर सरफेस एरिया मैंने पढ़ा है 2 पाई आर एच, आर और एच में लगेगा। तो रेडियस को हम 6 से क्या कर रहे हैं 7, ठीक है, और ये 7 से क्या कर रहे हैं हम लोग 6। मैंने कहा ये 7 से 7 कट गया, ऐसे गुणा करते हैं आप लोग, ठीक है, और ये 6 से 6 कटेगा, यहां तो बराबर हो गया 1:1। अब आपको ऑप्शन में ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, देयर इज नो परसेंटेज चेंज, तो हमारा आंसर आएगा नो चेंज। बाकी एक भी आंसर आपके नहीं है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका ए है। कहीं आपसे पूछे कि भाई परिवर्तन बताएं और जबरदस्ती से आप परिवर्तन ठोक रहे हैं, आपको परिवर्तन सवाल में हो ही नहीं रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम पूछ रहा है कि क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तो ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि परिवर्तन करके ही आना है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब नो चेंज होगा, आंसर क्या आएगा, देयर इज नो परसेंटेज चेंज। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर 59 बेसिक सवाल अभी करा चुका हूँ, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से चीजें मैंने क्लियर की हैं और आपको सभी को समझ में आ रही होंगी। और आगे मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें। मैं आप यहाँ पर कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूँ और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आपको मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेना है, आप फ्री में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एजुकेशन अच्छा लग रहा है, मैं आपको जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, अभी यहाँ पर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, आगे धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं आप लोगों को और बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। आगे की बातें बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात, उसके लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।